हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो टुडे हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिसको हम अरीन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखना, हम अरीन्स के बारे में जब पढ़े दैट मीन्स हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो जो ये वाली क्लास होगी उसमें हम बेसिक बातें पढ़ेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, किस तरह से बनते हैं, उनकी आइसोमेरिज्म कैसी होती है, और हक्का रूल इसको पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमें कैसा पता चलेगा कि कोई भी कंपाउंड जो एरोमेटिक है तो वो कैसे है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्लास की। होप तो आपके लिए क्लास यूजफुल होगी। सबसे पहले हमें पता है कि ये जो कंपाउंड है ना मेरे सामने, जिसको मैं अभी बना रही हूँ, इसको हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। दिस इज बेंजीन, है ना। ये इससे हमें पहचान आती है कि ये एलिफेटिक नहीं है। एलिफेटिक क्या है? इस तरह CH3 CH2 CH2 CH3, ये एलिफेटिक हो गया। चाहे इसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा दो, चाहे फंक्शनल ग्रुप लगा दो, या डबल बॉन्ड लगा दो, मल्टीपल बॉन्डिंग कर दो। ठीक है, तो वो तो सारी एलिफेटिक हो गई। जो ये वाला, अच्छा अगर मैं ऐसे भी कहूँ, ये स्टिल एक एलिफेटिक कंपाउंड है। जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा दैट विल बी फॉर्मिंग अ रिंग। ऑलवेज रिमेंबर दिस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी रिंग्स जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसकी, ये मेरे पास क्या है? साइक्लोहेक्सेन। ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इन चीजों को हम डीपली पढ़ेंगे आने वाली क्लास में। आज थोड़ी सी बेसिक बातें पढ़ते हैं कि जो पेरेंट मेंबर है, सबसे पहले देखो जो एरोमेटिक कंपाउंड होता क्या है। एरोमेटिक कंपाउंड हमें पता चला था काफी सदियों पहले बेसिकली। इसके बारे में सिर्फ एक साइंटिस्ट ने, कई साइंटिस्ट ने मिलकर बताया। एक्चुअली उन्होंने कहा कि जो मोस्ट ऑफ जो इस तरह से कंपाउंड उन्हें मिले, उनकी ना एक प्लीजेंट ऑर्डर था। उनका ना एक प्लीजेंट ऑर्डर था। और ग्रीक भाषा में प्लीजेंट फ्रेग्रेंस को, ये ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? अरोमा। ग्रीक भाषा में इसको अरोमा कहते हैं। तो ज्यादातर जो कंपाउंड थे वो अच्छी खुशबू वाले थे। उन सभी कैटेगरी को ही उन्होंने क्या कह दिया? एरोमेटिक कंपाउंड का नाम दे दिया। ठीक है, एरोमा का मतलब है अच्छी खुशबू वाला। तो जो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाने लगे। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग हो, अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ बेंजीन वाले ही एरोमेटिक कंपाउंड हो। मैंने कहा कुछ रिंग्स भी होती हैं जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में इंक्लूडेड है, और वो बेंजीन रिंग नहीं है, ये भी याद रखना। कुछ रिंग्स है जो एरोमेटिक कंपाउंड में इंक्लूडेड है, बट वो बेंजीन रिंग नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देती हूँ चलो आपको, ताकि आपको यकीन हो जाए मेरी बात पे। ये वाला कंपाउंड, ये अपने अपने एरोमेटिक है। ठीक है, इसके कई कारण होंगे जो कि हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे। तो बेंजीन रिंग तो है नहीं। तो वो कंपाउंड, वो एरोमेटिक कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग लगी, या जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है, या बेंजीन रिंग के कारण वो बन रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बेंजीनॉइड्स। उनको हम क्या कहते हैं? बेंजीनॉइड्स। क्या होते हैं बेंजीनॉइड्स? एरोमेटिक कंपाउंड लिख लो। एरोमेटिक कंपाउंड containing containing benzene ring. Aromatic compounds containing benzene ring are known as benzenoids. ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, लेकिन जिनके साथ बेंजीन रिंग लगी होगी वही बेंजेनॉइड होंगे। और जो सारे के सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिनका है C6H6, उसको हम बेंजीन में काउंट करते हैं। तो जो पेरेंट मेंबर है इस एरोमेटिक कंपाउंड की फैमिली के, पेरेंट मेंबर में मेरे पास ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, दैट मींस बेंजीन। पेरेंट फॉर्मूला हेक्सागोनल है, साफ पता है, 6 कार्बन लगे हुए हैं। ठीक है, अब 3 जगहों पे इसके डबल बॉन्ड लगे होते हैं इस तरह से, ऐसे 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 3 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट भी होता है इस तरह से, ये आपस में रेजोनेंस हाइब्रिड होते हैं, ये भी हम इसकी स्टेबिलिटी में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अभी ये जो अरीन्स है,
कई तरह के होते हैं। कुछ तो हो गए जैसे कि मोनोसाइक्लिक अरेन्ज हो गए, राइट, कुछ डाइसाइक्लिक हो गए, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें तीन तीन चार चार रिंग्स लगी होती हैं, आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो मेरे पास काफी कैटेगरीज आ जाती है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जो मोनोसाइक्लिक अरेन्ज है। मोनोसाइक्लिक अरेन्ज या एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे कि मेरे पास बेंजीन हो गया, उनमें मेरे पास आएगा C6H6। मोनोसाइक्लिक है ना, तो ये तो बेंजीन आ गया, C6H6। ठीक है, अगर मेरे पास बाईसाइक्लिक है, बाईसाइक्लिक अरेन में आ जाएगा, बाईसाइक्लिक अरेन, उसमें आ जाएगा मेरे पास C10H8। यहां से चार बढ़ा और यहां से सीधा दो बढ़ गया, है ना, दिख रहा है ना आपको? यहां से तो चार बढ़ा लेकिन यहां से सीधा दो बढ़ गया। तो अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला निकालना चाहूँ, जनरल फॉर्मूला मेरे पास क्या आएगा, दैट विल बी CnH2n -6। अब इसको देखते हैं। मोनोसाइक्लिक में मेरे पास आ गया सी की जगह एन की जगह पे 6 है, तो 6 दो नहीं, यहाँ पे 12, 12 माइनस 6 क्या आ जाएगा, C6H6। ठीक है, यहाँ पे बाईसाइक्लिक में मेरे पास सी है 10, एन है 10 सॉरी, एच 10 to the 20 -6 आ रहा है। यहाँ पे तो गड़बड़ होगी मेरे पास। यहाँ पे तो मेरे पास C10H के साथ यहाँ पे आ रहा है 14, ये तो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे तो 8 है, यहाँ पे 14 है। तो नेपथलीन का अगर मैं आपको बना के मैं दिखाऊं स्ट्रक्चर, ये देखो, ये मैं नेपथलीन की स्ट्रक्चर बना रही हूँ। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अगर मैं हाइड्रोजन काउंट करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। वक्त हो गया मैम, यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगा है। यहाँ यहाँ कैसे हाइड्रोजन लगेगा बेटा? यहाँ पे कार्बन है, इसका एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, इधर क्या, इधर डबल बॉन्ड है। ये वाला कार्बन है, इसके दो डबल बॉन्ड इधर, दो दो इधर, तो इसका तो पूरा कंप्लीट हो रहा है ना। यहाँ पे तो हाइड्रोजन लगेगा ही नहीं, तो यहाँ पे तो 8 हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो अब आप एक चीज का ध्यान रखिए, मोनोसाइक्लिक और बाईसाइक्लिक की बात हो रही है। मोनोसाइक्लिक में सिर्फ एक साइक्लिक कंपाउंड है, सिर्फ एक साइक्लिक कंपाउंड है जो कि मेरे पास बेंजीन, इसके ऊपर ये जनरल फॉर्मूला लागू हो गया। बाईसाइक्लिक मेरे पास दो दो साइक्लिक बेंजीन रिंग्स है जो कि आपस में कनेक्टेड है। दैट मीन्स मेरा जनरल फॉर्मूला अभी इनकम्प्लीट है। मेरा ये जनरल फॉर्मूला अभी क्या है, इनकम्प्लीट है। तो उस जनरल फॉर्मूला को अगर मैं कंप्लीट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, CnH2n माइनस माइनस क्या करेंगे, 6m, -6m। अब ये m जो है ये बताएगा नंबर ऑफ रिंग, कितनी नंबर ऑफ रिंग्स है। n क्या बताएगा, कितनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। ठीक है, जिससे मुझे हाइड्रोजन की भी क्वांटिटी पता चल जाएगी। तो अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नेपथलीन में CnH2n -6m है ना, तो C तो मेरे पास हो गए, इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से शुरू कितना, चलो काउंट आपको लिख देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, तो मेरे पास कार्बन तो 10 हो गए, एच मेरे पास आ गया 10 इंटू 2 20 -6। अब मेरे पास कितने रिंग्स है, मेरे पास यहाँ पे एक और दो, दो रिंग्स है, तो 6 इंटू 2 हो गया। यहाँ पे मैं वैल्यू फिल इन कर रही हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 20 -12 विच विल बी इक्वल टू C10H8। तो यही था मेरे पास बाईसाइक्लिक अरीन नेपथलीन का फॉर्मूला, यही फॉर्मूला था। तो दैट मीन्स मेरा जनरल फॉर्मूला एक्चुअल में ये है। इसको नहीं काउंट करना, इसको काउंट करेंगे। चाहे मेरे पास अगर मोनोसाइक्लिक है, मोनोसाइक्लिक होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, चलो इसको फिल करके देखते हैं। मेरे पास 6 था, है ना, H2 इंटू 6 -6 इंटू मेरे पास रिंग 1 थी, फिल कर देते, बेंजीन का देख रहे हैं, H12 -6 H C6H6 आ गया। दैट मीन्स ये नहीं फॉलो करना, हमने यही फॉलो करना है। ठीक है, अब एक दो कंपाउंड वो देख लेते हैं, एक दो कंपाउंड वो देखेंगे, हमें इजी हो जाएगा।
हाँ जी। अब यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन का फॉर्मूला पता है? नो मैन। चलो मैं बताती हूँ। मेरे पास है एंथ्रासीन इस तरह से, इसमें 3 रिंग्स होंगी। इसमें कितने रिंग्स होंगी? 3। तो ऑल्टरनेट मेरे पास डबल बॉन्ड भी होगा। ये तो पता ही, इसमें तो हम देख चुके हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी पढ़ा था कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, यही होता है। तो ये मेरा हो गया एंथ्रासीन का कंपाउंड। हर एक कार्बन के साथ एच एच लगा होगा। यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, 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 यहाँ पर भी एच, यहाँ पर भी एच, यहाँ पर भी एच। तो आप कहोगे मैम यहाँ 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 क्यों लगा है? अरे कार्बन के 4 बॉन्ड भी तो पूरे हो रहे हैं, है ना? अगर मैं यहाँ पर अब काउंट करूँ या सी एन एच टू एन माइनस सिक्स एन का फॉर्मूला अप्लाई करूँ, मेरे पास देखिए हाइड्रोजन तो पता चल रहे हैं कितने हैं। हाइड्रोजन मुझे पता चल रही है, कार्बन काउंट करने पड़ेंगे। कार्बन को काउंट करते हैं, चलो। कार्बन मेरे पास है, यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कार्बन है मेरे पास 14। एच 2 इंटू 14 माइनस 6 इंटू 3, मेरे पास आ गया C14। 14 टू से कितना होता है? 28 माइनस 18, मेरे पास आ जाएगा C14। H मेरे पास आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो हाइड्रोजन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पूरे। तो इस तरह से आप फॉर्मूला अप्लाई करके काउंट कर सकते हो कि कितनी आपके पास रिंग्स आ सकती है। ठीक है, तो इतना हो गया आपके पास। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ आइसोलेटेड रिंग्स भी होती है, जैसे कि मेरे पास है बाइफिनाइल। अब आप कहोगे मैं ये कैसे नाम बोल रही हूँ? इस तरह से कुछ मेरे पास रिंग्स होती है, वो भी एरोमेटिक कंपाउंड में ही आती है। ठीक है, यहाँ पे फेस बना देंगे, इसको मैं कहती थी फेस। फेस रखते ना, ये 2 आइज रखती है और लिप्स रखते हैं, राइट? इस तरह से होता है डाइफिनाइल मीथेन। डाइफिनाइल मीथेन आ जाएगा, ये भी मेरे पास किस में आ जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड्स में ही मैं काउंट करूंगी। ठीक है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्डिंग, ऑल्टरनेट डबल बॉन्डिंग, तो मेरे पास बन गया ये फेस। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले टॉपिक में चैप्टर में पढ़ लिया है इसका। ठीक है, हम बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी पे। स्टेबिलिटी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेबिलिटी में के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो बेंजीन है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजेनोइड बेसिकली, वो ज्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही क्यों करती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं करते? खैर, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, बट ये बहुत कम एक्सटेंट पे, रेयरली करते हैं। मोस्ट ऑफ देम प्रेफर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसका कारण क्या है पहले तो मैं दिखा दूं। मेरे पास है बेंजीन, इस तरह से, ये मेरे पास बेंजीन पड़ा है। ठीक है, इसके अंदर एक तो मैं करूंगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक में करूंगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर मैं डाल दूं यहाँ पे ब्रोमीन, और यहाँ पर साथ में डाल देंगे FeBr, तो ये हो रही है मेरे पास सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगी। सब्स्टिट्यूशन में क्या आएगा? एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा इसका। एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो मेरे पास ये बेंजीन नहीं रहेगी। बेंजीन नहीं रहेगी तो ये कौन सा कंपाउंड बन जाएगा? एलिफेटिक आ जाएगा। या आप क्या, तो सॉरी एलिफेटिक तो बन ही नहीं पाएगा, अभी तो रिंग है ना, रिंग तो ब्रेक ही नहीं हुई। तो यहाँ पे मेरे पास एक जगह पे ब्रोमीन आ जाएगा। ऑर्थो पे आ सकता है, पैरा पे आ सकता है, नाइट मेटा पे आ सकता है। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा भी करेंगे, ऐसे होता है इसमें। ठीक है, प्लस मेरे पास एक ब्रोमीन बाहर निकला है, क्यों? 2 Br डाले थे ना, या तो HBr करके बाहर निकल जाए। HBr कह देते, चलो आपको तो यू कैन से सेटिस्फेक्शन महसूस होगी। तो मेरे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर मैं इसमें एडिशन करूं, अल्कीन्स और अल्काइंस में हमने ये किया था, अल्कीन्स एंड अल्काइंस में हमने किया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, और एडिशन ऑफ हैलोजन किया था हमने। तो एडिशन ऑफ हैलोजन में मैंने ये ले लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ये। अब ये मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पर तीनों जगह पे ब्रोमीन लग जाएगा इस तरह।
यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन, पर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो स्टेबिलिटी है कि जो बेंजीन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही क्यों करते हैं, तो इसको मैं स्टेबिलिटी में काउंट करूंगी। इसका एक कारण होता है स्टेबिलिटी, क्वेश्चन भी आ जाता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, स्टेबिलिटी के कारण होता है, सबसे पहले होता है स्टेबिलिटी का कारण, सबसे पहला स्टेबिलिटी का कारण है रेजोनेंस, सबसे पहला कारण है रेजोनेंस। ठीक है, दूसरा कारण है इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, दूसरा दूसरा कारण क्या है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ये दोनों पढ़ेंगे। तो मैं इस चीज को अभी रेस कर रही हूँ। हमें पता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी हो जाती है, बट वो बहुत रेयरली होती है, ज्यादा क्या है अरेज क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही करते हैं। ठीक है, रेजोनेंस में देखते हैं, रेजोनेंस में हमारे पास क्या आ रहा है। देखिए जो स्टेबिलिटी है ये रेजोनेंस कॉन्सेप्ट पे हम निकाल सकते हैं। ये हमें बताया था केक्यूल में, केकड़े जैसा नाम है ना, स्केलेटन जैसा नाम है केक्यूल, है ना। तो केक्यूल थे, उन्होंने 1865 में हमें एक रिंग स्ट्रक्चर दी थी बेंजीन की, जिसमें उन्होंने पोजीशंस बताई थी, 3 डबल बॉन्ड्स की। जो वो पोजीशन जो है, पोजीशन ऑफ ऑफ 3 डबल बॉन्ड, जो ऑल्टरनेट, जो ऑल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड्स है, 3 डबल बॉन्ड्स है, उनकी जो पोजीशन है वो कहते हैं कि वो फिक्स नहीं है, वो फिक्स नहीं है। ये हमें पता है, ये तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले चैप्टर में देख के आ रहे हैं कि यहाँ यहाँ और मेरे पास यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, इसी सेम बेंजीन को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ। और इस ये जो है दोनों क्या है, कैक्यूल स्ट्रक्चर है बेंजीन के, क्या है कैक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। और जो मैं बीच में सर्कल लगा के कर देती हूँ ना इस तरह से, जब मैं इस तरह सर्कल लगा के करती हूँ, ये होता है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड याद करो क्या करवाए थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर निकालो, यू कैन फाइंड इट ऑन यूट्यूब एंड इन द प्लेलिस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको मिल जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड में। ठीक है, जब रेजोनेंस वाले क्लासेस है ना उनमें आप देखना। जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है बेंजीन की, इसके अंदर 2 3 फैक्ट आते हैं जिसके कारण ही उसको सपोर्ट मिला हुआ है। सबसे पहला फैक्ट, जो बेंजीन की, याद रखो, जो बेंजीन की कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑफ बेंजीन, ऑफ बेंजीन ये है 139 पिकोमीटर। ये कितनी है, 139 पिकोमीटर। अगर मैं एलिफेटिक कंपाउंड उठाऊं, एलिफेटिक कंपाउंड की जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो है 154 पिकोमीटर, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो एलिफेटिक कंपाउंड का, उसकी कितनी 134 पिकोमीटर। तो दोनों का एक तरह से एवरेज जैसी इंटरमीडिएट जैसी वैल्यू आ रही है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑफ बेंजीन की। ठीक है, तो ये जो है वैल्यू इसके लिए भी लागू हो रही है कुछ हद तक, इसके लिए तो लागू हो रही है डबल बॉन्ड के लिए, है ना, तो उसके कारण ये चल रहा है। ठीक है, अब रेजोनेंस जो है यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन कैसे है भाई, यहाँ पर क्या है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, ये भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, ये भी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या आ रहे हैं दैट, यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन है, एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है। पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 2 3 4 5 6, एक बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक मोनोसाइक्लिक बेंजीन रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इनका कुछ चार्ज भी है, ये जो चार्ज है पूरी बेंजीन रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में दिखाऊंगी, फर्दर स्ट्रक्चर है बेंजीन की उसके ऊपर बताऊंगी कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो किसी और पेन से लिखती हूँ वरना मिक्स हो जाएगा। जो पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर ग्रेटर एरिया ऑफ बेंजीन, ओवर ग्रेटर एरिया ऑफ बेंजीन। मतलब ये सारा का सारा, अब देखो ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब ये क्या है, डीलोकलाइज, क्या है ये, डीलोकलाइज, जिसके कारण
जो डीलोकलाइजेशन एनर्जी आ रही है रेजोनेंस हाइड्रेट की, वो कम करेगी, कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू दीज टू स्ट्रक्चर। इसकी रेजोनेंस हाइड्रेट की जो एनर्जी होगी, डीलोकलाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं, जिसको आप रेजोनेंस एनर्जी भी कह पाओगे, वो कम हो जाएगी इनके मुकाबले। ठीक है, तो जैसे कि डीलोकलाइजेशन एनर्जी जो रेजोनेंस हाइब्रिड की है वो कम हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है, क्या हो रही है, डीलोकलाइजेशन एनर्जी ये कम हो रही है रेजोनेंस हाइब्रिड की एज कम्पेयर टू दी प्लेटियो स्ट्रक्चर। ठीक है, और कंट्रीब्यूटिंग जो स्ट्रक्चर्स है उनकी ज्यादा है, इससे कितने अमाउंट से, अबाउट 50 किलो जूल पर मोल की अमाउंट से, प्लस एक्स ले लो, प्लस माइनस एक्स। ठीक है, यानी कि मान लो इसकी 300 है तो इसकी 250 होगी, ऐसे मान लो 300 है इनकी तो इसके 250 होगी रेजोनेंस टाइम। ठीक है, और ये जो डिक्रीज इन डीलोकलाइजेशन एनर्जी है, डिक्रीज इन डीलोकलाइजेशन एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन, उसको हम क्या करेंगे, कहेंगे रेजोनेंस एनर्जी, उसको हम क्या नाम देंगे, रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो स्टिल ये जो है स्टेबलाइज हो जाता है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह बिहेव करता है क्या ये अपने आप अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, अनसैचुरेटेड है, क्यों, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड है। बट ड्यू टू दिस रेजोनेंस एनर्जी, ड्यू टू द पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज, ड्यू टू दिस रेजोनेंस, एबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, ये किस तरह से बिहेव करता है, बिहेव्स एज सैचुरेटेड, सैचुरेटेड कंपाउंड, बिहेव्स एज सैचुरेटेड कंपाउंड। कंपाउंड की बजाय अगर लिखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो भी सही माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं, चलो यहीं पे ऊपर ही बना लूंगी। तीसरा कारण देखते हैं। मान लो पहला कारण क्या था, याद करो, बॉन्ड लेंथ का था। दूसरा कारण क्या था, रेजोनेंस एनर्जी था। ठीक है, तीसरा कारण बता रही हूँ, लिखवा नहीं बता रही हूँ, आप आपको नोट्स में बुक में मिल जाएगा, आप उसको देख लेना। ठीक है, अगर जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है फिक्स हो जाए, अगर इफ द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज फिक्स, तो क्या होगा, मेरे पास दो आइसोमर्स आ गए, देन आई विल गेट टू आइसोमर्स। एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरे पास है क्लोरोबेंजीन इस तरह से। ठीक है, डाइक्लोरोबेंजीन है वैसे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अगर इनकी पोजीशन फिक्स्ड है तो मेरे पास ये ऐसे भी तो आ सकता है, जो ये वाला क्लोरीन इस साइड भी तो लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। फिर तो यहाँ पे हो गया 1 2। ठीक है, अब ये जो 1 2 है, चलो इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अब ये जो है 1 2, इन दोनों कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, इन दोनों कार्बन के बीच में कोई डबल नहीं आ रहा, तो ये 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन है। एक के पास तो दोनों क्लोरीन है और उनके पास सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, दूसरे में डबल बॉन्ड है। ठीक है, पर मेरे पास सिर्फ एक ही कंपाउंड होगा जो कि एक्सप्लेन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम्स। ठीक है, तो चाहे आप ये मान लो, चाहे आप ये मान लो, ये सेम प्रोडक्ट ही है, ये सेम प्रोडक्ट ही काउंट होगा, क्योंकि है तो ये बेंजीन ही, है तो ये बेंजीन ही। ठीक है, तो कैक्यूल ने एक स्ट्रक्चर बताई थी जिसमें जो डबल बॉन्ड्स है बेंजीन के, वो क्या कॉन्टिन्यूसली ऑसिलेट करते हैं। कैक्यूल ने क्या बताया कि जो डबल बॉन्ड्स है बेंजीन के, वो क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं कैसे, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। जब वो ऑसिलेट करते हैं बैक एंड फोर्थ बिटवीन द टू एडजेसेंट पोजीशंस, ये भी देखो, बिटवीन दी टू एडजेसेंट, एडजेसेंट
between the two adjacent positions. ठीक है, अब ये जो पोजीशन है डबल बॉन्ड की, ये फिक्स ही है, तो एक ही प्रोडक्ट माना जाएगा, चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो, एक ही बात है। ठीक है, एक ना केक्यूल का था डायनामिक फॉर्मूला। क्या था? डायनामिक फॉर्मूला। ये रेजोनेंस का मैंने आपको बता दिया पूरा, रेजोनेंस में बस यही आना था। रेजोनेंस स्ट्रक्चर करवाऊंगी, होमवर्क में बिठा लूंगी, वैसे तो करवाई हुई है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले चैप्टर में हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसकी करी? बेंजीन की है। किसी पे CH3 लगा दिया, किसी पे NO2 लगा दिया, है ना, तो उसका लॉ भी करवाया हुआ है। अगर I नेगेटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड ज्यादा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपाउंड लगा हुआ, तो वो कैसे करना है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली थोड़ी सी वीडियोस देखिए ना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो केक्यूल का एक डायनामिक फॉर्मूला है जो कि उसने प्रपोज किया था, डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन टू स्ट्रक्चर्स ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ना बेंजीन की स्ट्रक्चर दी थी दीवार में, ये भी देख लो। दीवार ने कहा था कि बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसे है दीवार में। फिर क्लॉज ने बताया, क्लॉज कहता कि इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है। हम्म उसने तो डिजाइन ही बना दिया। फिर बियर बियर कह रहा था कि जो बेंजीन के अंदर जो कार्बन है, वो अंदर की तरफ जाना चाहती है, सारा का सारा जो है अंदर की तरफ सिकुड़ में जाता है। ठीक है, तो केक्यूल फॉर्मूला था जो बेंजीन का, वो एक्सेप्ट किया जा रहा था एज कम्पेयर टू दिस। ये क्लॉज ने बताया था और ये बताया था बियर ने। तो जो हमें स्ट्रक्चर दी है, जो हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसको हम आज सब जगह पे अप्लाई करें, वो ये है जिसको कि केक्यूल ने दिया है, और इसको वो डायनामिक स्ट्रक्चर से काउंट करता है। ठीक है, इसको वो डायनामिक फॉर्मूला में काउंट करता है, और कहते हैं कि बेंजीन जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम में स्टेबल है। ठीक है, जिसका रेजोनेंस हाइड्रेट उसने बताया था इस तरह से, बीच में गोला लगा। ठीक है, अब ये जो स्टेबिलिटी है रेजोनेंस इन बेंजीन की बेसिस पे हमने देख ली कैसे आ रही है। अब देखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट, ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है केक्यूल का। केक्यूल ने तो ये 1865 में बताया था, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। अब एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट लेते हैं जिसकी बेसिस पे हमने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैं इरेज कर दूं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पूरे चैप्टर में मुझे सबसे बढ़िया ये बेंजीन वाला टॉपिक लगता है। होप सो क्लियर होगा आपको, अभी तक जो करवाया है। अगर नहीं करवाया तो आप एक बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, आप केपेबल है। मैं समय को रिवाइंड नहीं कर सकती, ठीक है, मेरे पास ऐसी जादुई शक्तियां नहीं है, काश होती। चलो कोई बात नहीं, होने को कौन टाल सकता है ना। तो ये जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है ऑफ बेंजीन, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये अभी आया है कॉन्सेप्ट, ये नया कॉन्सेप्ट है, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। अभी हमारे पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, हम उनके ऑर्बिटल को या उसको मॉलिक्यूल को थोड़ा सा डीपली देख सकते हैं ना, जूम इन करके अच्छे से देख सकते हैं। तो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हर एक कार्बन एटम है बेंजीन का, ध्यान दो, ये बेंजीन है मेरे पास, ये बेंजीन, जो हर एक कार्बन एटम है बेंजीन का वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और जो वन ऑर्बिटल है उसका हमेशा अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है। ईच कार्बन, बात कहोगे मैम बीच में तो डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ध्यान दो एक बार, ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एक बार इसको सुन लो मेरी बात। ठीक है, ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, और हर एक ऑर्बिटल, और जो वन ऑर्बिटल है हर एक कार्बन का वो अनहाइब्रिडाइज्ड है। वन ऑर्बिटल इज या रिमेन्स लिख लो, रिमेन्स अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ये बात पता चली। तो मेरे पास तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, मान लो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से दो तो ओवरलैप करेंगे एक्चुअली विद द ऑर्बिटल्स ऑफ नेबरिंग कार्बन। ठीक है, ताकि वो सिग्मा बॉन्ड बना पाए। अब देखिए मैं इसको बना के दिखा रही हूँ, कार्बन 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 कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन। ठीक है, ये बॉन्ड बन गई है। अब देखिए, ये जो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है
वो तो ओवरलैप करेंगे एक्सियली। एक्सियली कैसे ओवरलैप करेंगे? इसके साथ करेंगे नेबरिंग कार्बन एटम्स के साथ, जिसको मैं बना के दिखाती हूँ आपको। तो एक्चुअली मेरे पास जा रहे हैं, एक तो ऐसे जा रहा है, ये आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है, अपने नेबरिंग कार्बन एटम्स के साथ। अब ये इस साइड नहीं होगा, इसको अगर मैं बनाऊं, मैं इसका सर्कुलर आएगी ठीक है, तो इस तरह से बनाना पॉसिबल नहीं है, तो सर्कुलर ही बना के दिखाती हूँ मैं आपको। सर्कुलर ही हमारे पास दिखाई गई है अभी तक। ये फर्स्ट कार्बन है सी, और यहाँ पर भी मेरे पास आ जाएगा सी। यहाँ पर ये ऐसे ओवरलैप हो गया, फिर यहाँ पर ये ओवरलैप हो जाएगा, यहाँ पर ओवरलैप हो गया, फिर यहाँ पर ओवरलैप हो जाएगा, यहाँ ओवरलैप हो गया। कितने हो गए? एक दो तीन चार, ये पांच और छह और बनाने हैं। चलो इसको छोटा छोटा करके बना देती हूँ। एक दो तीन चार पांच, पांच ही बन पाऊंगा। ये ना स्ट्रक्चर मुझे बनाने में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगती है। चलो कोई नहीं, मैं दोबारा बनाती हूँ। यहाँ पर मेरे पास सी है, इधर इसमें इधर बॉन्ड दे दिए, इधर बॉन्ड दे दिए, ठीक है, ताकि ओवरलैप कर सके। फिर मेरे पास एक सी यहाँ पर आए, एक सी यहाँ पर आए, जो कि इसके साथ इधर ओवरलैप कर लेगा, इधर ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। तो ये इनकी कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? कौन सी? एक्चुअली एक्चुअली ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। कौन सी? एक्चुअली ओवरलैप कर दिया। तो अब इसको यहाँ पर एक चाहिए, यहाँ पर एक चाहिए, ठीक है। सामने सामने रख देती हूँ मैं, यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन, ये ओवरलैप कर गया, ये ओवरलैप कर गया। फिर इधर यहाँ कार्बन चाहिए जो कि इसके साथ ओवरलैप करे और इसके साथ ओवरलैप करे, इस तरह से, ठीक है। एक दो तीन चार पांच छह पूरे। नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा बना देती हूँ मैं। नहीं क्लियर हुआ, नहीं हुआ, मुझे पता है मेरी ड्राइंग गंदी है, आप मुझे एहसास दिलवा के रहोगे। आप एहसास दिलवाए बिना नहीं रह सकते। अरे नहीं मैम, आप सुंदर नहीं बनाते, दोबारा बनाओ। नहीं मैम, बात नहीं बनी, दोबारा बनाओ। एक दो तीन चार पांच, पांच, ये भी करेगा ओवरलैप, ये भी करेगा ओवरलैप। अब इतना तो आप एडजस्ट कर ही सकते हो, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं। छह मेरे पास कार्बन पूरे हो गए, ठीक है। तो ये तो एक्चुअली होगी। तो यहाँ पर ये सारे के सारे क्या बॉन्ड बन रहे हैं? सिग्मा 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 सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, सब जगह पे बन रहे हैं ना, ठीक है। अब जो थर्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है कार्बन एटम का, ओवरलैप करेगा विद हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, जो मेरे पास इस तरह से आएगा। यहाँ पर, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ, इधर भी मेरे पास हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग होगी, राइट। इधर, ये इधर बन गया ओवरलैपिंग, तो यहाँ पर इसके साथ ही ओवरलैपिंग होगी, राइट। जिसके कारण ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। हाइड्रोजन के साथ क्या बन रहा है? इसके साथ बॉन्ड बन रहा है। कैसे? इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा मेरे पास? हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि इसकी जो बेंजीन की स्ट्रक्चर वो कैसी है? प्लेनर। बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसी है? प्लेनर है। ये याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत लोग ये समझते हैं कि बेंजीन की स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं है, पर ये प्लेनर ही है, ठीक है। ये प्लेनर ही है। और यहाँ पर इनके आपस में जो बॉन्ड एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे 120 डिग्री बन रहा है सभी का, इस तरह से 120 डिग्री। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक और अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल बचा है हर एक कार्बन पे। कार्बन का एक दो तीन, तीन बॉन्ड हो गए ना, तो हर एक कार्बन के पास क्या बचा अभी? 2p, 2p ऑर्बिटल। ये क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड है। ये बच गया, ये बच गया, ठीक है। अब देखिए, ये जो 2p मेरे पास बच गया, अब क्या करें? अब क्या करें? दिखा भी देती हूँ आपको, आप कहोगे मैम कहाँ बचा, मुझे तो दिख नहीं रहा। अच्छा, पहले इसकी फिर कार्बन के, हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर, यहाँ पर, और दिखा देती हूँ मैं कहाँ पे बचे। तो इसको मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, हाइड्रोजन को, कार्बन हाइड्रोजन को इस तरह से शो कर रही हूँ। अभी दिखाती हूँ आपको। ये रहा 2p ऑर्बिटल, एक्स्ट्रा बचा है इस तरह से, यहाँ पे, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। ये अनहाइब्रिडाइज, ये अनहाइब्रिडाइज, ठीक है। अब ये जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकते हैं,
विद द सिमिलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम, ये आपस में ओवरलैपिंग कर सकते हैं, दे आर केपेबल ऑफ इट। ठीक है, तो मान लो ये इस तरह से यहाँ पर ओवरलैपिंग कर रहे हैं। कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे? साइड वाइज। कौन सी हो रही है? साइड वाइज। इन्होंने आपस में कर ली। ठीक है, तो फिर इसको छोड़ दिया एक को, इन्होंने आपस में कर ली ओवरलैपिंग, इन्होंने आपस में ओवरलैपिंग कर ली। तो यहाँ पे तो हो गया पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी हो गया पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी हो गया पाई बॉन्ड। इसके अलावा देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी। इसके अलावा और कौन सी ओवरलैपिंग हो सकती है? अच्छी, वैसे यहाँ पे फिगर बहुत गंदी बन गई, मैं दोबारा बना दूंगी, बट एक बार देख लो, इस तरह से इनकी भी तो आपस में ओवरलैपिंग हो सकती है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। मेरे पास कार्बन हाइड्रोजन बेंजीन है, उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर है, इनकी आपस में ओवरलैपिंग हो सकती है, इनकी इधर ओवरलैपिंग हो सकती है। दोबारा बना दूं? दोबारा बना दूंगी आपको भी। मैं बहुत गंदी स्क्रीन कर दी, छी छी। आपको तो ना ड्राइंग करनी आती है, ना ही आपको सफाई रखनी आती है। आप तो पूरे बोर्ड पे ना, बस क्या ही कहूँ, लाइंस ही लाइंस लगा देते हैं, लाइंस ही लाइंस, है ना। चलो कोई बात नहीं, माफ करो मुझे, मैं आर्टिस्ट लोगों में से नहीं आती, मैं सिर्फ पढ़ाकू लोगों में से आती हूँ। ठीक है, तो मैं इस चीज को दोबारा बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, इनकी आपस में ओवरलैपिंग हो गई थी कार्बन कार्बन की, बिल्कुल हो गई थी। ठीक है, तो अब उनकी फिर बाद में हाइड्रोजन के साथ भी ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पर हाफ फिल्ड हाइड्रोजन एटम ने बहुत बड़ी ओवरलैपिंग की थी 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ठीक है, फिर इसके अलावा मेरे पास अनहाइब्रिडाइज्ड कौन सा बच गया था? 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। हर एक कार्बन एटम के पास अपना अपना अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल पड़ा था, यहाँ पर भी पड़ा था। अब कुछ ना बच्चे बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं, वो एक्चुअल में जरूरत से ज्यादा दिमाग लगा देते हैं, तो वो इनकी ओवरलैपिंग करवा देते हैं। अरे पगलो, ये कैसे पॉसिबल है? तू इतनी दुश्मनी निकाल रहे हो साइंस के साथ, साइंस बेचारी चीख चिल्ला के मर जाएगी। हाय रे, क्या कर दिया इन बच्चों ने, ऐसे नहीं करनी। ठीक है, तो अब मेरे पास दो तरह की ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग पॉसिबल है। वो कौन सी पॉसिबल है? एक तो इनकी आपस में साइडवेज, ये साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, साइडवाइज इनकी होगी ओवरलैपिंग, ये दोनों कार्बन एटम की होगी, और ये दोनों कार्बन एटम की होगी। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग अगर मैं बेंजीन बनाऊं इस तरह से, बेंजीन को ऐसे भी तो बना सकते हैं टेढ़ा करके, सुंदर बनाओ, छी छी, यक, ओ माय गॉड। मैम आपको बेंजीन नहीं बनाना था, आप टीचर कैसे बने? तो इधर इधर पाई बॉन्ड बना, ये डबल बॉन्ड आ गया, इधर और इधर बना पाई बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आ गया, और ये डबल बॉन्ड आ गया, ये आई उल्टी खोपड़ी, इसको मैं कहती हूँ उल्टी खोपड़ी। उल्टी खोपड़ी जैसी ना, आंखें नीचे मुंह ऊपर है। इसके अलावा और कौन सी पॉसिबल है ओवरलैपिंग? और पॉसिबल है इनके बीच में आपस में, ये इनके बीच ओवरलैपिंग होगी, ये इनके बीच ओवरलैपिंग साइड वाइज हो सकती है, और इसके अलावा इनके बीच साइड वाइज ओवरलैपिंग हो सकती है कि नहीं? तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो मेरे पास स्ट्रक्चर कैसे आएगी बेंजीन की? इस तरह से। ब्लू वाली लाइन देखो, ब्लू वाली लाइन में यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये मेरे पास आ गई सीधी खोपड़ी। इसको मैं सीधी खोपड़ी कह सकती हूँ। ये जो पाई बॉन्ड है, इससे पता चल रहा है ना, ये सारे पूरे के पूरे रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे के पूरे रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं इसको रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना चाहूँ तो मैं ऐसे दिखा सकती हूँ। सभी के पास अपने अपने नॉन पेयर पड़े हैं, हर एक कार्बन के पास। हाँ जी पड़े हैं, प्रेजेंट मैम पड़े हैं। क्या करोगे आप उन नॉन पेयर का? अचार डालोगे? नहीं, ओवरलैपिंग करोगे। तो ओवरलैपिंग ऐसे ऐसे इनके आपस में, है ना। फिर इधर इसके पास ऊपर वाली ओवरलैपिंग हो रही है, तो नीचे वाले भी आपस में इसी तरह से ओवरलैपिंग कर रहे हैं। पूरी रिंग के ऊपर पॉसिबल है ये, पूरी रिंग के ऊपर थ्रेड है, पूरा का पूरा 5 इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो मेरे पास दो कॉन्टिन्यूस रिंग्स बन रही ड्यू टू दिस 5 इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो बेंजीन प्लेनर के साथ साथ कैसा है? फ्लैट मॉलिक्यूल भी है, फ्लैट है, बिल्कुल चपटा हुआ, फ्लैट भी है, जिसमें 6 कार्बन एटम्स है और उनको अरेंज किया गया कॉर्नर पे, किसकी? हेक्सागन में। 6 कार्बन एटम्स को अरेंज किया गया है किसके ऊपर? हेक्सागन के ऊपर, हेक्सागन के कॉर्नर के ऊपर। ठीक है, जो पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज है बेंजीन का, वो स्पेस में निकल पाए, ये किसके बीच में है?
पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज, अच्छा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज कहाँ पर है, बेंजीन के ऊपर कहाँ पर है, तो वो स्पेस में नहीं है, बाहर नहीं है, वो किसके ऊपर कंफाइंड है, वो कंफाइंड है बिटवीन टू कार्बन एटम। ठीक मतलब कि सारे के सारे जो कार्बन एटम्स है उनके बीच में, मतलब कि स्प्रेड है एट अ ग्रेटर एरिया, हर एक तो कार्बन एटम के बीच में आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यू कैन से सभी के ऊपर है, सभी कार्बन के ऊपर। ठीक है, और इसको, ये जो मेरे पास चार्ज है सारे के सारे रिंग के ऊपर घूम रहे हैं, ये जो चार्ज है मेरे पास सारे के सारे रिंग के ऊपर घूम रहे हैं, तो मैं इसको क्या कहूंगी, इसको मैं कहूंगी डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। डी लोकलाइजेशन, ये डी लोकलाइज होगी ना, आपस में बॉन्ड बनाने लगे, डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, इसको ऐसे बोलते हैं। अगर आपको इन फिगर भी दिखाया जाए कि हाँ जी बताओ कि कौन सी वाली में ये इलेक्ट्रॉन चार्ज दिखाया जा रहा है, तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है कार्बन, 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 और यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन, 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 मेरे पास बेंजीन बन रहा है। कैसे इलेक्ट्रॉन्स में इस तरह से स्प्रेड हो रहा है, इस तरह से पूरा का पूरा चार्ज ऊपर वालों का ऊपर आ गया, नीचे वालों का नीचे आ गया, इस तरह से। ठीक है, और ये आपस में भी इंटरमिक्स हो रही है, इस तरह से दिखाई। तो जो डीलोकलाइजेशन है इससे क्या है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज का क्या फायदा है, इससे क्या है, बॉन्ड्स बिकम स्ट्रॉन्गर। कौन सी, कार्बन कार्बन, कार्बन का हाइड्रोजन निकालना जरूरी है, इसमें से कार्बन निकालना सॉरी जरूरी नहीं, हाइड्रोजन निकालना इजी है, लेकिन कार्बन ही निकाल के ले जाना ये इजी नहीं है। हाइड्रोजन बेंजीन में से निकालना इजी है, बट कार्बन ही सीधा निकाल के ले जाओ, दैट इज नॉट इजी। किसके कारण पॉसिबल है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज क्यों हो रहा है, सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स के आपस में स्प्रेड हो रहे हैं और आपस में एक बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, और इससे इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में हमें ज्यादा नॉलेज मिलती है। तो जो स्टेबिलिटी है बेंजीन की और एंथैल्पी हाइड्रोजनेशन, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन होता क्या, स्टेबिलिटी के बारे में और पढ़ेंगे और साथ में एंथैल्पी के बारे में भी पढ़ते हैं। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में थोड़ा सा आपको हिंट देती हूँ क्या होता है, तो इसको इरेज कर दूं, बहुत लाइंस लगा दी है मैंने। वैसे ना इरेज करने में मजा बड़ा आता है, एक एक करके लाइन गायब हो जाती। आपको कि मैम कैसे शौक है, आपकी कैसे शौक पाल के रखे हैं, बच्चों जैसे शौक है आपकी, इरेजर के साथ खेलते भी होगी फिर तो, नहीं खेलती कि बच्चे नहीं है। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या बताता है, अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज जब एक मॉलिक्यूल जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का वो हाइड्रोजनेट हो जाए। लिख देती हूँ, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, enthalpy of hydrogenation is the amount of enthalpy change, is the amount of enthalpy change when one molecule, when one molecule, molecule नहीं कहेंगे हम, मोल ही कहेंगे, when one mole of an unsaturated, of an unsaturated hydrocarbon, hydrocarbon is hydrogenated। आप बोलोगे क्या बोल रहे हो मैम, क्या बोल रहे हो, थोड़ा सा पजल कर दिया आपने। देखो, एथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन और कंबशन ऑफ बेंजीन से हमें पता चलता है कि काफी चीजें हो जाती हैं इससे, कि जो एक्सपेरिमेंट अगर मैं देखूं एथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए एग्जांपल दे देती हूँ, मेरे पास है साइक्लोहेक्सीन, मेरे पास है यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन, इस तरह से साइक्लोहेक्सीन के कहीं एक जगह पे सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, इसकी मैंने हाइड्रोजनेशन कर दी और साथ में कोई कैटलिस्ट डाल दे, निकल प्लेटिनम पैलेडियम कुछ भी कैटलिस्ट डाल, ठीक है, और उसको मैंने थोड़ा सा हीट भी किया हुआ, हीट कर लिया चलो, तो ये मेरे पास क्या बन गया, साइक्लोहेक्सीन बन गया।
सिंपल। क्यों? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है? जो साइक्लोहेक्सेन है उसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है? -119.5 किलो जूल पर मोल। ये है। मान लो मेरे पास है साइक्लोहेक्साट्राईन। साइक्लोहेक्साट्राईन नाम देखो, बता रही हूँ मैं। आप कहोगे मैम ये तो बेंजीन है। ये क्या है? बेंजीन है। अगर मेरे पास बेंजीन के ऊपर तीन बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ जाए जो कि आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये जो है ये बेंजीन नहीं है एक्चुअल में। ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। ये आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, जिस कारण मैं इसको क्या कहूंगी? साइक्लोहेक्साट्राईन। ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्साट्राईन है। लिख देती हूँ, साइक्लोहेक्साट्राईन। तो जहां पर आपको ये चीज बता दी जाए कि यहाँ पर ये साइक्लोहेक्साट्राईन है, दैट मीन्स ये डबल बॉन्ड बेंजीन वाले नहीं है, ये डबल बॉन्ड बेंजीन वाले नहीं है। ठीक है। और इसके अंदर अगर मैं हाइड्रोजन में डालूं, एटलीस्ट डालूं, तो मेरे पास क्या आएगा? साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा। इसके पास क्या आ जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। तो इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या आ जाएगी? इसकी आएगी 119.5। जिसके इतने जितने इसके थे उसके 3 गुना हो जाएंगे, कि एक्चुअल में आएगी 358, नेगेटिव आएगा 358.5 किलो जूल पर मोल। ये आएगी, यानी कि जो पहले वाली थी उससे 3 गुना ज्यादा आएगी। पहले वाले से यानी कि साइक्लोहेक्साडाइन सॉरी साइक्लोहेक्सीन से 3 गुना ज्यादा है ट्राईइन। वहीं अगर मैं लूँ बेंजीन, मेरे पास अब क्या है? बेंजीन है। सेम लिखूंगी, सेम जगह पे डबल बॉन्ड लगाऊंगी आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है। ये बेंजीन है। क्यों? इसमें जो डबल बॉन्ड है आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। मैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बता रही हूँ मैं बेंजीन की, जो हाइड्रोजनेशन की है। CH2 ही लगेगा क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है ना। CH2 कैटलिस्ट डालेंगे तो पास अगेन क्या आ जाएगा? साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा। इसकी जो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन आएगी दैट विल बी -208.1 किलो जूल पर मोल। ये आ जाएगी। तो जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है वो बेंजीन जो है, ये ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दीज टू। ये दोनों जो है मेरे पास हाइपोथेटिकल है, स्पेशली ये वाला, ये जो है मेरे पास हाइपोथेटिकल है। ये एक्चुअल में ऐसा एग्जिस्ट करता ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो, तीन पी ऑर्बिटल्स है ना, हर एक कार्बन के पास अपना सा पी ऑर्बिटल है, और वो आपस में डबल बॉन्ड नहीं बना रही है। डबल बॉन्ड उनकी वजह से नहीं, किसी और वजह से बन रहा है। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। या तो हाइड्रोजन की कमी है, हाइड्रोजन नहीं है इस कारण, यानी कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर C, यहाँ एक मिनट बना दिया, C डबल बॉन्ड C, यहाँ C, यहाँ C डबल बॉन्ड C, यहाँ C डबल बॉन्ड C, यहाँ C। दैट मीन्स 1 2 3, इसके तो 3 हो रहे हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब तो ये बन रहा है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो स्टेबल ही नहीं है, ये तो कम्प्लीटली अनस्टेबल है। तो अगर पी ऑर्बिटल्स है और वो आपस में ओवरलैप करें तो डबल बॉन्ड बन रहा है, तो ये तो रियल है। ये रियल है, ये हाइपोथेटिकल था साइक्लोहेक्साट्राईन। ठीक है। और इसकी देखी जाए तो काफी लग भी रहा है कि हाँ सही होगी। तो अगर मैंने रेजोनेंस निकालनी है दोनों की, कैसे निकालूंगी? रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी जो हाइपोथेटिकल की है और जो बेंजीन है, निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? मेरे पास आ जाएगा 358 जो हाइपोथेटिकल था, माइनस जो मेरे पास बेंजीन की आई है का 0.5, 358.5 था। हाँ, दोनों को माइनस कर दोगे तो मेरे पास डेढ़ तो कुछ आ जाएगा। हाँ, 150.4 किलो जूल पर मोल, ऐसे। ठीक है। तो जो रेजोनेंस एनर्जी है वो इतनी है बेंजीन की, और ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन से भी हमें पता चल सकता है। ठीक है। अब आइसोमेरिज्म देखते हैं। लास्ट टॉपिक इस क्लास का, आइसोमेरिज्म इन अरिंग। आइसोमेरिज्म इन अरिंग देखेंगे। हाँ जी।
आइसोमेरिज्म इन अरेंज। देखिए जो अरेंज है ये पोजीशन आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। तो होता है कि जो मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होंगे वो तो कोई आइसोमेरिज्म नहीं एग्जिबिट करेंगे। मान लो मेरे पास क्या है, कीना बेंजीन है, आप कह दो इसके ऊपर मैंने कुछ लगा दिया, यहाँ पे NO2 लगा दिया, इसकी क्या आइसोमेरिज्म होगी, कुछ नहीं होगी। ये जो 6 के 6 कार्बन एटम है, अगर अकेला बेंजीन है, अगर अकेला बेंजीन उसके जो 6 के 6 कार्बन एटम होंगे, तो 6 के 6 हाइड्रोजन एटम होंगे, वो कार्बन से अटैच है, वो आइडेंटिकल बनेगा। इसको आप ऐसे डाइवर्ट कर दो, ऐसे कर दो, मतलब कि घुमा दो, सेम ही शेप आएगी हर जगह से, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मेरे पास के 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, मान लो डाई सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, मिनट, मेरे पास एक CH3 तो यहाँ पे पड़ा ही पड़ा है, ये तो परमानेंट है, ये तो मेरे पास परमानेंट है, यहाँ पे भी CH3 पड़ा है, यहाँ पे भी CH3 पड़ा है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप पड़ा है मेरे पास, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे आ जाएगा, एक कह देगा मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक कह देगा मैं पैरा पे चलता हूँ, चलो जी, एक ही आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑर्थोजाइलीन। ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा होती है, ये पैरा होती है, ये भी मेटा होती है, ये ऑर्थो होती है, तो ये पैरा है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वाली को नहीं हमने इतना काउंट करना, उसके आगे नहीं ऑर्थो पैरा लगाना। जो सेकंड वाला होता है उस पर देखना भी मेटा पोजीशन पे, ये मेटासाइलिन है, ये मेटासाइलिन है, तो ये पैरा पे है, तो ये पैरासाइलिन है, तो कॉमन नेम हो गया आयोपेक्टिन। इसका आएगा 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, इसका आएगा 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, इसका आएगा 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। ट्राइमिथाइल ले लो, ट्राइमिथाइल में क्या होगा, ये तो जाइलिन पता चल गया ना, ऑर्थो मेटा पैराजाइलिन। ट्राइमिथाइल दिखाती हूँ मेरे को, ट्राइमिथाइल में क्या होगा, एक CH3 यहाँ पे लगा दो, चलो जी। अब एक तो यहाँ पे लग गया, एक अगर यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे लगा दो, ठीक है, और एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, एक CH3 को यहाँ पे लगा दो। अब ये बन गया 1,2,3 ट्राइमिथाइल मिथाइल बेंजीन, ये बन जाएगा 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, ये बन जाएगा 1,2,4 ट्राइमिथाइल बेंजीन। तो ये पोजीशन आइसोमर्स हो गए, तो इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म ही होती है हमारे पास, होती है आइसोमेरिज्म ही हम काउंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मेरे पास 2 रिंग या 3 रिंग वाले आ जाए बेंजीन, उसमें क्या होगा, जैसे कि नेप्थलीन है, मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा नेप्थलीन, उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन आएगी इधर 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 और यहाँ और यहाँ, इसके ऊपर मैंने CH3 लगा दी, उसी मोनोसब्स्टिट्यूटेड से काउंट हो जाएगा, एक से काउंट हो जाएगा। इसको मैं बोलूंगी अल्फा पोजीशन। बीटा पोजीशन क्या होगी फिर, अगर मेरे पास यहाँ पर आ जाए, मिनट बना दूं, डबल 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 डबल, अगर मेरे पास यहाँ पर आ जाए, ये बीटा, इसको क्या कहोगे, अल्फा मिथाइल नैप्थेलिन, इसको कहोगे बीटा मिथाइल नैप्थेलिन, ये बनेगा 1 मिथाइल नैप्थेलिन, ये बन जाएगा 2 मिथाइल नैप्थेलिन, ठीक है। हायर रेंज में नंबर ऑफ पॉसिबल पोजीशन आइसोमर्स के पॉसिबल होते हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं, जितने ज्यादा मेरे पास आ जाएंगी, यू कैन से हायर रेंज, उतनी ज्यादा के पोजीशन आइसोमर्स आते रहेंगे, ठीक है। तो अब जो एरोमेटिसिटी है, कैसे पता चले कि कोई भी कंपाउंड जो है एरोमेटिक है कि नहीं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब आज इस क्लास में हमने इतना ही पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके बारे में अच्छे से डिटेलिंग दूंगी कि हाँ जी कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड कैसे बनता है, क्या उसके कंडीशंस होती हैं, कैसे पता चलता है कि हाँ जी ये कंपाउंड की एरोमेटिक है कि नहीं। इसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, IIT में, नीट में क्वेश्चंस आते हैं, जेईई मेन एडवांस में, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, कंडीशंस पढ़ेंगे, फिर बहुत सारे कंपाउंड के फैक्टर्स पे करेंगे, ठीक है। दैट इज अप फॉर टुडे, सी यू टुमारो।